मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज के व्याख्यान में थॉमस हॉब्स पर प्रकाश डालूंगा। आपका स्वागत है। मैकियावेली के बाद एक प्रमुख राजनीतिक दार्शनिक जो महत्वपूर्ण माना जाता है वह थॉमस हॉब्स है। वैसे जैसे ही हम सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में जानते हैं, अध्ययन करते हैं, तो तीन प्रमुख दार्शनिकों का नाम हमारे सामने आता है: थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो ये तीनों ही विचारक आधुनिक युग में राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक और प्रतिपादक माने जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है थॉमस हॉब्स का। हॉब्स और लॉक दोनों ही अंग्रेज थे और इन दोनों ने जिस सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया वह सिद्धांत इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति पर बहुत अधिक प्रभावित था, बहुत अधिक आधारित था और इन दोनों के विचारों ने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को बहुत हद तक प्रभावित भी किया। जिसमें सबसे पहले आता है थॉमस हॉब्स का नाम। थॉमस हॉब्स अंग्रेज था। उसका जन्म 1588 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1679 में हुई। वह एक पादरी के घर जन्म लिया था। जन्म से ही उसमें विलक्षण प्रतिभा थी। उसने कुछ पुस्तकें लिखी और जब इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ तो उस समय वह इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था से आतंकित होकर के फ्रांस चला गया और फ्रांस में रहते हुए उसने इंग्लैंड के अगले सम्राट चार्ल्स द्वितीय को अध्यापन करने का एक मौका पाया। तो इस प्रकार से हॉब्स चार्ल्स द्वितीय का शिक्षक था, गुरु था। इसके पहले कि हम थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों के बारे में कुछ चर्चा करें, इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी आवश्यक है ताकि हॉब्स के विचारों को हम अच्छी तरह से समझ सकें। इंग्लैंड में जब 850 ईस्वी के आसपास राजतंत्र की स्थापना हुई, वह राजतंत्र आज भी इंग्लैंड में चल रहा है। लेकिन प्रारंभ से ही राजा और संसद के बीच संघर्ष की स्थिति निरंतर बनी रही। कभी राजा शक्तिशाली होता था तो वह कुछ सांसदों को मृत्युदंड दे देता था। कभी संसद शक्तिशाली होती थी तो राजा को पद से हटा देती थी। राजा को अनेक प्रकार के प्रजातांत्रिक और अच्छे कार्य करने के लिए बाध्य कर देती थी, राजा को हटा देती थी। ये उतार चढ़ाव निरंतर लगभग 700-800 ईस्वी तक चलता रहा। इस बीच ट्यूडर काल में 4 राजा हुए। इन चार राजाओं के शासनकाल में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को आज भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसके प्रभाव का आकलन हम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जेम्स प्रथम। इसका शासन काल था 1603 से 24 तक। जेम्स प्रथम राजा के दैवीय शक्तियों का सबसे बड़ा समर्थक था। वह राजा के दैवी अधिकारों का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। उसका कहना था कि जितने भी राजा हैं ये सभी राजा ईश्वर की सांस लेती हुई मूर्तियां हैं। हद तो तब हो गई जब वह यह कहता है कि यदि कोई राजा अत्याचारी है, जनता पर अत्याचार करता है, तो इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। वस्तुतः जनता पापी हो गई है तो ईश्वर ने ऐसे अत्याचारी व्यक्ति को, ऐसे पापी जनता पर शासन करने के लिए, पापी जनता को दंड देने के लिए ही ईश्वर ने उसे भेजा है। तो इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। तो खैर, जेम्स प्रथम का कार्यकाल ऐसे तैसे करके बीत गया। उसके बाद उसका बेटा आया चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम 1624 से 1649 तक रहा। इस चार्ल्स प्रथम के कार्यकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ, क्योंकि चार्ल्स प्रथम भी जेम्स प्रथम की भांति राजा की दैवी शक्तियों का समर्थक था। परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स प्रथम की नीतियों के विरुद्ध संसद के नेता बहुत ज्यादा अप्रसन्न हुए और संसद और राजसत्ता के बीच
सशस्त्र संघर्ष की स्थिति आ गई। 1642 से लेकर के 1645 तक इंग्लैंड में युद्ध हुआ। इस गृहयुद्ध में इंग्लैंड की जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति थी, इन सभी चीजों को हाफ्स ने खुद भोगा था। सोचिए कि जब एक दूसरा देश हम पर आक्रमण करता है तो हमारे सामने हमारा जो दुश्मन है वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, हमें स्पष्ट होता है कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा मित्र है। लेकिन जब एक देश के अंदर दो वर्गों के बीच आपस में युद्ध होते हैं, जिसे हम गृहयुद्ध कहते हैं, ऐसी स्थिति में पता नहीं चलता कि कौन हमारे पक्ष में है, कौन हमारे विपक्ष में है। तो पूरे इंग्लैंड में जो सामाजिक स्थिति थी, जो डर, जो भय, जो क्रूरता, बर्बरता का जो एक वातावरण स्थापित हो गया था, इन चीजों को हाफ्स ने अपने जीवन में भोगा था और इसलिए उसने सामाजिक समझौता का सिद्धांत प्रतिपादन करते हुए राजा के निरंकुशता का प्रतिपादन किया। चार्ल्स प्रथम के बाद उसका बेटा आया चार्ल्स द्वितीय। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 से 1645 तक गृहयुद्ध हुआ। उसके बाद इस गृहयुद्ध में सम्राट परास्त हुआ, संसद विजयी हुई और सम्राट के विरुद्ध मुकदमा चला और 1649 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दे दी गई। इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। क्रॉमवेल यहाँ का नया राष्ट्रपति या राजा बना। क्रॉमवेल कुल मिलाकर 9 वर्षों तक रहता है, 1649 से 1658 तक। 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई और इसके बाद ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश जनता ने पुनः राजतंत्र के सामने नतमस्तक होना स्वीकार किया। राजतंत्र को फिर से स्थापित कर दिया गया। 1649 में जिस राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था, 1659 में 1658-59 में राजतंत्र की पुनर्स्थापना हो गई और चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का नया सम्राट बना। उसके बाद जेम्स सेकंड आया। जेम्स सेकंड के कार्यकाल में 1688 के रक्तहीन क्रांति हुई। सम्राट को गद्दी छोड़ करके भाग जाना पड़ा। इस घटना के आधार पर जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए सीमित लोकतंत्र का पक्ष लिया। तो इस प्रकार से इंग्लैंड में जो घटना घटी, इस घटना ने, सम्राटों के व्यवहार ने, इंग्लैंड की राजनीतिक स्थिति ने राजनीतिक दर्शन को प्रभावित किया और उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो अब देखें हाफ्स के ग्रंथ। हाफ्स का ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है लेवियाथन, जो 1651 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जब लेवियाथन का प्रकाशन हुआ तो चूंकि लेवियाथन में हाफ्स ने नास्तिकता का समर्थन किया था, वह राजा के निरंकुश शक्तियों का समर्थन किया था, वह राजा के अक्षुण अधिकारों का पक्ष लिया था, इसलिए इंग्लैंड में हाफ्स के विरुद्ध एक वातावरण बना और वातावरण बनने का परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड में उससे रहना बहुत ही दुष्कर लगा। उसको लगा कि अंग्रेज मुझे मार डालेंगे, तो वह इंग्लैंड छोड़ करके फ्रांस भाग गया और फ्रांस में जाकर के वह चार्ल्स द्वितीय का शिक्षक बना। और चार्ल्स द्वितीय जब सत्ता पर आया 1658 ईस्वी में, तब हाफ्स को उसने पूरा सम्मान दिया और हाफ्स को एक अच्छा पेंशन का भी व्यवस्था कर दिया। तो लेवियाथन ग्रंथ हाफ्स का है और यह अपने विचारों के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेवियाथन पुस्तक के मुख्य पृष्ठ में एक बहुत बड़े शक्तिशाली मनुष्य का चित्र प्रकाशित किया गया था। उसके दोनों हाथ में दो अस्त्र रखे गए थे। एक हाथ में तलवार था, दूसरे हाथ में धर्म का दंड था। तलवार का मतलब राजनीतिक शक्ति से युक्त था और धर्म दंड का मतलब धार्मिक शक्तियों से युक्त था। चित्र में उसके कमर तक का पोर्शन दिखाया गया था और कमर के नीचे असंख्य मनुष्यों का सिर दिखाया गया था और पूरी जनता, ऐसा दिखाया गया था कि पूरी जनता एकटक होकर के अपने उस व्यक्ति को, मतलब उस शासक को देख रही है और उसके कृपा की प्रतीक्षा में है कि हे राजन, हे सत्ता, आप हम पर कृपा करो, हम आपके संरक्षण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। इस प्रकार से लेवियाथन का मुख्य पृष्ठ में चित्र प्रकाशित हुआ था। तो अब देखें, और अच्छा, लेवियाथन के मस्तक पर यह लिखा हुआ था कि उत्तर पर इसके समान शक्ति रखने वाला कोई नहीं है। देखिए,
लेवियाथन का चित्र प्रकाशित कर दिया और उसके ऊपर में लिख दिया भूतल पर इसके समान शक्ति रखने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मतलब वह सर्वोच्च है, निरंकुश है और सर्वोपरि है। उसके ऊपर कोई नहीं है, सब उसके अधीन है, सब उसके नियंत्रण में है। अब देखें हाब्स के राजनीतिक विचार। सबसे पहला है मानव स्वभाव। हाब्स मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए कहता है कि मनुष्य दुष्ट होता है, स्वार्थी होता है, हिंसक होता है, शक्ति प्राप्त करने का आकांक्षी होता है और प्रतिद्वंदिता उसके मन में होती है, भय से हमेशा विचलित रहता है, यश प्राप्ति की आकांक्षा होती है और उसका जीवन पूरी तरह से पाश्विक होता है। मतलब मनुष्य में अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं होती। ऐसे ही चित्रण मैकियावेली ने भी मनुष्य स्वभाव के बारे में किया था। तो हाब्स भी इस धारणा को लेकर चलता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, प्रतिद्वंदिता की भावना उसमें पाई जाती है, वह डरपोक होता है, हमेशा भय से आच्छादित रहता है और इस प्रकार से उसमें विश्वास करने लायक या अच्छा गुण नाम की कोई चीज नहीं होती। दूसरी चीज प्राकृतिक दशा। जब मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का होगा तो प्राकृतिक दशा कैसी होगी, यह कल्पना करने की बात है या सोचने की बात है। स्वाभाविक है प्राकृतिक दशा में निरंतर संघर्ष की स्थिति है। इसको हाब्स एक वाक्य में कहता है सबकी विरुद्ध लड़ाई। मतलब हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ने का इच्छुक होता था, लड़ते रहता था, व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से असुरक्षित हो गया था। यहाँ पर मत्स्य न्याय की स्थिति थी। जिस प्रकार से एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक इसी प्रकार से उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य हमेशा संघर्षरत रहता था, मनुष्य का जीवन पूरी तरह से असुरक्षित होता था। इसके अलावा मनुष्य का जीवन एकाकी था, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं था, कोई परिवार नाम की संस्था नहीं थी। वह निर्धन था, क्योंकि व्यवसाय व्यापार नाम की चीज उस जमाने में कुछ भी नहीं था। वह हिंसक पशु के समान व्यवहार करता था, वह कुत्सित था, उसमें युद्ध आदि के विचार आते थे, वह युद्ध करता था, पशुवत व्यवहार करता था। जिस प्रकार से जंगल में शक्तिशाली पशु कमजोर पक्षियों का शिकार करता है, वैसे ही मानव समाज में भी यह स्थिति प्रचलित थी। वह पशु तुल्य था, उसमें मानवता नाम की चीज नहीं थी। उसका जीवन छोटा था, क्योंकि कब उसकी मृत्यु हो जाए कोई कह नहीं सकता था। वह हिंसा और युद्ध में हमेशा रत रहता था और मत्स्य न्याय की स्थिति प्रचलित थी। मतलब कुल मिलाकर यह है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत ही असुरक्षित थी, संघर्ष से युक्त थी, हिंसक और पाश्विक शक्ति से युक्त थी। जब व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से असुरक्षित हो गया, तब अब आगे बोलता है हाब्स, वहां पर नैतिकता का अभाव था, न्याय और न्याय के विचार का अभाव था और वैयक्तिक संपत्ति का अभाव था। वहां पर मतलब व्यक्ति जो भी करता था वह अपने लिए सच करता था, अपने लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए व्यक्ति जो चाहे वह सब कुछ कर सकता था, क्योंकि उस पर कोई प्रतिबंध नाम की चीज नहीं थी। प्रतिबंध था तो शक्ति का था, जो शक्तिशाली होता था उसके द्वारा जो भी काम किया जाता था सब सही माना जाता था। अब प्राकृतिक अधिकार के बारे में आपसे कहता है कि जीवन के संरक्षण के लिए कोई भी कार्य करने का अधिकार व्यक्ति को था। हर प्राणी अपने जीवन को सुरक्षा देने के लिए कुछ भी करे, किसी की भी संपत्ति छीने, किसी के जीवन को समाप्त कर देवे, चाहे जैसा व्यवहार करे, उसको पूरा करने का यह अधिकार था। अब आता है राज्य का निर्माण। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का प्रतिपादन करने वाले सिद्धांतों में एक है। तो राज्य की उत्पत्ति, यहाँ पर राज्य का निर्माण है। केवल राज्य की उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं उसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत एकमात्र ऐसा है जो यह कहता है कि राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य की उत्पत्ति नहीं। राज्य का निर्माण हुआ है का मतलब यह है राज्य एक कृत्रिम संस्था है। और ये तीनों विचारक कहते हैं कि राज्य का निर्माण समझौते के द्वारा हुआ है, इसलिए इसे सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा जाता है। तो राज्य का निर्माण असुरक्षा से बचने के लिए सामान्य सत्ता के स्थान पर एक सत्ता की स्थापना का विचार आया। जब व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से असुरक्षित हो गया, एक व्यक्ति ने वहां पर जितने भी व्यक्ति थे सबके जीवन में एक असुरक्षा की भावना आई, जीवन की रक्षा के बारे में प्रश्न चिन्ह उपस्थित होने लगा। तब अचानक उनके दिमाग में ये बात आई
कि अभी हम सब कोई अपने अपने मन अपने अपने लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई नहीं है, तो क्यों न एक सामान्य सत्ता के स्थान पर एक सत्ता की स्थापना की जाए और हम सब उस एक सत्ता के अधीन रहें। यदि हम सब एक सत्ता के अधीन रहेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, हमारा जीवन असुरक्षित नहीं रह जाएगा। हमें जो असुरक्षा का भाव है, जो प्रतिद्वंद्विता की भावना है, जो भय का भाव है, वह सब समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों के मन में एक विचार आया कि हम अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए एक सत्ता के अधीन हम प्रतिबद्ध होते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से लोगों ने मिलकर के आपस में समझौता किया। समझौते की शर्त क्या थी कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को, एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को स्वयं पर शासन का अधिकार का समर्पण करता हूं। मतलब अपने ऊपर जो शासन करने का अधिकार मेरा है, इस अधिकार को मैं उस व्यक्ति विशेष को समर्पित करता हूं और अपने इस अधिकार का कि मैं अपनी रक्षा खुद करूंगा, इस अधिकार को परित्याग करता हूं। और वह अपेक्षा करता है कि दूसरे लोग भी इसी प्रकार से समर्पण करें, इसी प्रकार से प्रतिज्ञा करें, इसी प्रकार से समझौते से आबद्ध हो। मतलब यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्पण करता है। किसको? स्वयं को, दूसरे को समर्पित करता है। कि हर व्यक्ति जब अपने अधिकार का समर्पण कर देता है एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के सामने, तब उस शक्तियों से एक नए चरित्र का, एक नए कैरेक्टर का जन्म होता है, जिसे लेवियाथन का नाम हाब्स ने दिया है। जिस प्रकार से प्लेटो का आदर्श दार्शनिक राजा है, जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स का आदर्श साम्यवाद है, ठीक इसी प्रकार से हाब्स का आदर्श लेवियाथन है। तो लेवियाथन क्या है? बाइबिल के अनुसार वह एक समुद्री राक्षस है, एक काल्पनिक चरित्र है, जिसका नाम हाब्स ने लेवियाथन रख दिया है। तो इस प्रकार से लेवियाथन का जन्म होता है और लेवियाथन के जन्म के साथ ही राज्य का निर्माण होता है। इस लेवियाथन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात कि लोग परस्पर मिलकर के समझौता करते हैं, लोग मिलकर आपस में समझौता करते हैं। इस समझौते में लेवियाथन सम्मिलित नहीं होता। जनता या लोग परस्पर समझौता करके अपनी पूरी शक्तियां लेवियाथन को सौंप देते हैं। तो लेवियाथन तीसरा पक्ष है। दो पक्षों के बीच समझौता हुआ और लेवियाथन तीसरा पक्ष है। तो लेवियाथन न तो इस समझौते से जुड़ा हुआ है और न इस समझौते से बंधा हुआ है। लेवियाथन इस समझौते से ऊपर है, परे है। लेवियाथन का काम क्या है? लेवियाथन का काम है लोगों के जीवन की रक्षा करना, क्योंकि लोगों का जीवन जब पूरी तरह से असुरक्षित हो गया था प्राकृतिक अवस्था में, तब लोगों ने मिलकर के समझौता किया और लेवियाथन को स्थापित किया। तो लेवियाथन का काम है जनता के जीवन की रक्षा करना, शांति और व्यवस्था की स्थापना करना। दूसरा है लेवियाथन को समर्पण। जनता अपने पूरी शक्तियां लेवियाथन को समर्पित करती है। तीसरी चीज शांति व्यवस्था, जीवन की रक्षा करना, पूरे समाज में शांति व्यवस्था की स्थापना करना, कानून की स्थिति स्थापित करना और लोगों के जीवन के, लोगों की संपत्ति की रक्षा करना, ये लेवियाथन का काम है। चौथा है लेवियाथन समझौते से ऊपर है। लेवियाथन समझौते की शर्तों से बंधा हुआ नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, आगे चल करके यह चीज काम आएगा जब हम लॉक और रूसो का अध्ययन करेंगे। हाब्स कहता है कि लेवियाथन के साथ समझौता नहीं हुआ, उन्होंने लेवियाथन को अपना राजा बनाया। तो लेवियाथन समझौते की शर्तों से बंधा हुआ नहीं है, वह इन सबसे ऊपर है। उसके बाद जनता पर शासन का अक्षुण्ण अधिकार। लेवियाथन को जनता पर शासन का पूर्ण अधिकार है और उसके इस अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जनता पर पूर्ण नियंत्रण करने का अधिकार है। मतलब जनता के प्रत्येक व्यवहार को राजा या लेवियाथन नियंत्रित कर सकता है और राजा और लेवियाथन जो भी व्यवस्था देगा उस व्यवस्था का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होगा, क्योंकि उसे अपना जीवन सुरक्षित करना है, अपने व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करनी है और शांति व्यवस्था को स्वीकार करना है। तो राजा लेवियाथन जनता पर जो भी और जैसा शासन करे, जो प्रतिबंध लगाए, उन सब के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को रहना आवश्यक होगा। इसके बाद लेवियाथन की सत्ता निरंकुश।
हाब्स एकमात्र ऐसा विचारक है जो लेवियाथन को पूरी तरह से संप्रभुता संपन्न बनाता है। इसके पहले बोदिन, ग्रोसियस आदि विचारकों ने, ऑस्टिन आदि विचारकों ने, ऑस्टिन तो खैर बाद में आया था, बोदिन और ग्रोसियस जैसे विचारकों ने संप्रभुता पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जैसे धार्मिक कानून, प्राकृतिक कानून, इन चीजों का कुछ प्रतिबंध लगाया था इन विचारकों ने। लेकिन हाब्स कहता है कि हमारा लेवियाथन सभी प्रकार की मर्यादाओं से परे है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, वह सर्वोपरि है, वह सर्वोच्च है, निरंकुश है। तो हाब्स अपने विचारों में संप्रभुता का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हुए उसे निरंकुश और सर्वोच्च बनाता है। और इस प्रकार से लेवियाथन एक निरंकुश शासक है और निरंकुश शासन के द्वारा वह राज्य में व्यवस्था की स्थापना करने का वकालत करता है। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है, जब 1642 से 1645 के बीच इंग्लैंड में गृहयुद्ध हुआ तो उस समय इंग्लैंड की सामाजिक स्थिति में जो एक परस्पर संदेह, अविश्वास का एक जो वातावरण बना था, इन सभी चीजों को हाब्स ने स्वयं भोगा था। तो उसने यह सोचा कि किस प्रकार से इस प्रकार के अविश्वास और संदेह के वातावरण को दूर किया जा सकता है, किस प्रकार से राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है, किस प्रकार से कानून की स्थिति की स्थापना की जा सकती है। तो उसके मन में ये विचार आया कि जब तक केंद्रीय सत्ता मतलब सम्राट, राजा जब तक शक्तिशाली नहीं होगा तब तक समाज में व्यवस्था की स्थापना नहीं हो सकती, और इसलिए उसने सम्राट की निरंकुश शक्तियों का समर्थन किया। ये हाब्स की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वह कहता है कि राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो राजा के निरंकुश शक्ति को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, राज्य में निरंकुश शासन का निर्माण करना पड़ेगा। इसके बाद हाब्स के विचारों में व्यक्तिवादी तत्व कौन से, वह जनता को क्या अधिकार देता है, जनता को यही एकमात्र अधिकार होगा कि वे राजाज्ञा का पालन करेंगे, राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। यहाँ पर एक तरफ व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह राजा के कानूनों के अधीन रहते हुए जीवन यापन करें, और दूसरी तरफ इसका दूसरा पक्ष यह है कि राजा के निरंकुशता बनी रहेगी। दूसरी चीज विरोध का अधिकार। प्रश्न यह है कि क्या जनता को विरोध का अधिकार है? तो हाब्स कहता है कि जब राजा की शक्ति इतनी कम हो जाए कि वह राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करने में असमर्थ हो जाए, तब जनता को ऐसे राजा के आदेशों का पालन करना आवश्यक नहीं होगा, वे उसका विरोध कर सकते हैं और ऐसे किसी व्यक्ति को अपना राजा बना सकते हैं जो राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करने में सक्षम हो। तो तब हाब्स अपने नागरिकों को विरोध का अधिकार भी देता है। क्योंकि राजा का दायित्व शांति व्यवस्था और कानून की स्थिति का निर्माण करना है, इसलिए राजा हर कदम इस काम में सक्षम होना चाहिए, और यदि वह ऐसा करने में सफल नहीं होता तो उसको हटा करके किसी दूसरे व्यक्ति को राजसत्ता सौंपनी चाहिए। ये है हाब्स के राजनीतिक विचार। इसमें पहला था मानव स्वभाव, कि मनुष्य स्वभाव से हिंसक होता है, पाशविक वृत्ति वाला होता है, प्राकृतिक अवस्था मत्स्य न्याय की स्थिति से युक्त थी, किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं था। प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत जो चाहो जैसा करो, तुम्हें पूरी छूट है, ये प्राकृतिक अधिकार है। इसके बाद राज्य का निर्माण होता है, लोगों ने मिलकर के समझौता किया, कुछ नियम बनाए, कुछ व्यवस्थाएं स्थापित की, और एक व्यक्ति को उन्होंने, जिसे हाब्स लेवियाथन का नाम देता है, लेवियाथन को उन्होंने राजा बना दिया, और राजा बनाने के साथ ही राज्य का निर्माण हुआ। लेवियाथन का काम राज्य में शांति व्यवस्था और कानून को स्थापित करना है और जनता पर शासन करना है। ये हाब्स के राजनीतिक विचार है। अब जरा देखें इसकी आलोचना पर, कि सबसे पहले आलोचना है कि हाब्स ने मनुष्य स्वभाव का एकांगिक चित्रण किया है। मनुष्य केवल पाशविक भावना से युक्त नहीं होता, उसमें मानवीय संवेदनाएं भी होती हैं। मैकियावेली की आलोचना में भी यही बात कही जाती है कि मैकियावेली ने व्यक्ति के केवल नकारात्मक पक्ष को लिया, सकारात्मकता को नहीं लिया। व्यक्ति के जीवन में यदि केवल नकारात्मकता होती तो मनुष्य का जीवन कब का खत्म हो चुका होता। उसमें सकारात्मकता का प्रतिशत अधिक होता है, नकारात्मकता कम होती है।
और जिस व्यक्ति में सकारात्मकता होती है वह व्यक्ति दीर्घायु जीवन प्राप्त करता है। तो हॉब्स ने मनुष्य जीवन के, मनुष्य स्वभाव का एकांगीकरण किया है। दूसरी चीज अचानक परिवर्तन, ये एक विडंबना है कि ये कपोल कल्पना है। ये कही जाती है कि जो व्यक्ति आपस में निरंतर लड़ते रह रहे थे, सबका सबके साथ निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी थी, अचानक उनके दिमाग में ये बात आई कि हम लोग को अच्छी तरह से रहना है, चलो आपस में समझौता कर लेते हैं और मिल बैठ करके सबको अच्छी तरह से जीवन यापन करते हैं। ये अचानक परिवर्तन कैसे होगा? जो इतने लड़ झगड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को गला काट प्रतियोगिता की प्रक्रिया चल रही है, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा, अचानक उनमें ये विभेद आ जाएगा, यह संभव नहीं है। तीसरी काल्पनिक, प्राकृतिक अवस्था के संपूर्ण स्थिति पूरी तरह से काल्पनिक है। यह हॉब्स रूसो के दिमाग की उपज है कि प्राकृतिक अवस्था की थी और उसमें ऐसा होता था, लेकिन हॉब्स को मानना पड़ेगा, हॉब्स शुद्ध भौतिकवादी है। वह ऐसे तथ्य और तर्क प्रस्तुत करता है कि आपको पुस्तक पढ़ते हुए उसके तर्कों से सहमत होना पड़ता है। जरा गौर करिए, आज जबकि पूरी व्यवस्था है, एक कानून है, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है या कोई भी एक शासन की व्यवस्था है, पुलिस है, न्यायालय है, जेल, तमाम प्रकार की व्यवस्था होने के बावजूद जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी सुरक्षा का समुचित सामान लेकर के निकलते हैं। जब हम घर के अंदर रहते हैं तो पेटी में, लॉकर में ताला बंद किए रहते हैं। जब हम घर के बाहर निकलते हैं तो घर में ताला बंद करके जाते हैं। ये सब चीजें आज के जमाने में हैं। जो उस प्राकृतिक अवस्था में जब कोई कानून नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई शासन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो व्यक्ति किस प्रकार से असुरक्षा का अनुभव करता होगा, ये सोचने की बात है। तो चौथी चीज निरंकुशता का समर्थन। हॉब्स निरंकुशता का समर्थन करता है। निरंकुशता का समर्थन करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ये मानव गरिमा के विरुद्ध, मानव गरिमा, मानव के अपने स्वतंत्र पहचान होती है। वह राजरूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र नहीं है, उसकी अपनी संवेदनाएं होती है, अपने विचार होते हैं। लेकिन हॉब्स मनुष्य को राजरूपी मशीन का पुर्जा मात्र बना करके रख दिया है। राज्य का आधार एकमात्र शक्ति नहीं, राज्य का आधार केवल शक्ति नहीं होता, जनता की इच्छा भी होती है। जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। ये है हॉब्स के विचारों की आलोचना। वैसे जब हॉब्स ने लेवियाथन लिखा था तो पूरे इंग्लैंड का बहुत से बड़े बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े विचारकों ने इसकी आलोचना की थी। यहाँ तक कि लेवियाथन पुस्तकों की गोली भी जलाई गई। लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि आज भी लेवियाथन का महत्व बना हुआ है, क्योंकि उसने राजा की शक्तियों का समर्थन किया था। हॉब्स का उद्देश्य राजा को निरंकुश बनाने की तुलना में राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करना ज्यादा प्रमुख था। क्योंकि हॉब्स राजा की शक्तियों का समर्थन राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करने के लिए करता है, इसलिए हॉब्स एक प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक के रूप में माना जाता है। और चूंकि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के व्यवहार पर अनेक प्रकार के नियंत्रण होने के बावजूद भी हम गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं। तो जब तक यह मनुष्य में प्रवृत्ति होगी तब तक हॉब्स का लेवियाथन और हॉब्स ने जो राज्य को शक्तिशाली बनाने के उपाय बताए हैं, इन सबका भी बना रहेगा। आप सभी को धन्यवाद।